प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज दोस्तों हम कक्षा 8 एनसीईआरटी जो हमारा साइंस का चैप्टर 10 है किशोरावस्था की ओर, यानी कि रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, क्या है किशोरावस्था? तो किशोरावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें अनेक सारे शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। तो दोस्तों, मानव एक निश्चित आयु तक पहुँचने के बाद ही जनन कर सकते हैं, यानी कि जनन के लिए एक निर्धारित आयु है और निर्धारित आयु के बाद ही जनन के लिए मानव सक्षम हो जाते हैं, यानी कि कैपेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, वह आयु जिस पर मानव जनन करना शुरू कर देता है या जनन की जो आयु है वह कहलाती है किशोरावस्था या यौनारंभ काल, जिसे अंग्रेजी में हम प्यूबर्टी भी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए, वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, यानी कि हमारे जन्म से ही वृद्धि होती है, लेकिन 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, यानी कि शारीरिक वृद्धि में अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। और इस अचानक तेज़ी का कारण क्या है? किशोरावस्था। तो दोस्तों, किशोरावस्था जीवन का वह काल है जिसमें शारीरिक वृद्धि तेज़ी से आती है और अनेक सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों की वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है और इस समय बच्चे युवावस्था में कदम रखते हैं, यानी कि यह युवावस्था का प्रारंभिक काल है। 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण जनन परिपक्वता आती है। यानी कि 11 वर्ष की आयु से लेकर 18 या 19 वर्ष की आयु में शरीर में अनेक परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसके कारण जनन परिपक्वता आती है। यानी कि किशोरावस्था के दौरान अनेक सारे शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। तो दोस्तों, किशोरावस्था जीवन का वह स्वर्णिम काल है बच्चों के लिए जिसमें अनेक सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं। यह अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यानी कि किशोरावस्था क्या है? ऐसी अवस्था जिसमें जीवन की 11 वर्ष से लेके 18-19 वर्ष की आयु होती है, ये किशोरावस्था कहलाती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। यानी कि लड़कियों में जो किशोरावस्था की जो आयु है लड़कों की बजाय जल्दी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, तेज़ी से कुछ परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। हालांकि किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि अलग अलग भी हो सकती है। दोस्तों, टीनेजर्स क्या है? यानी कि जो 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें टीनेजर्स कहते हैं। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। तो टीनेजर्स की परिभाषा क्या हो गई? यानी कि 13 से लेकर 19 तक की जो एज है ये टीनेजर्स की श्रेणी में आते हैं। यानी कि इन्हें हम सामान्य भाषा में किशोर और किशोरी कहते हैं, यानी कि इन्हें किशोरों से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, टीनेजर्स कौन होते हैं? यानी कि जिन भी बच्चों की आयु 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु के बीच की हैं वो टीनेजर्स हैं। यौनारंभ में होने वाले अनेक सारे शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रिय छात्रों, कौन कौन से परिवर्तन यौनारंभ काल में देखे जाते हैं? तो चलिए, अनेक सारे परिवर्तन यौनारंभ काल में देखे जाते हैं। कुछ परिवर्तन किशोरों यानी कि लड़कियों और लड़कों में सेम होते हैं और कुछ परिवर्तन डिफरेंट भी होते हैं, यानी कि अलग अलग भी होते हैं। जैसे सबसे पहला परिवर्तन है शारीरिक लंबाई में वृद्धि, यानी कि लंबाई बढ़ती है। यौनारंभ के आरंभ के दौरान लंबाई में एकाएक वृद्धि हो जाती है, यानी कि लगभग किशोरावस्था में लगभग शरीर की 70 से लेकर 80% की जो लंबाई है वो किशोर किशोरी में पूर्ण हो जाती है। यानी कि पूर्ण जो जीवन की जो जितनी भी लंबाई हमारी होती है उसकी 80% लंबाई इस काल में हो जाती है। इस समय पैर या हाथ की हड्डियों की लंबाई में भी वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। वृद्धि के इन वर्षों में संतुलित आहार आवश्यक है। शारीरिक परिवर्तन यानी कि शारीरिक आकृति में भी इसमें परिवर्तन आता है। यौनारंभ के समय लड़कों और लड़कियों में शारीरिक आकृति में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए, लड़कों में कंधों व सीना अधिक चौड़े हो जाते हैं, तो यानी कि लड़कियों के कंधे और सीने चौड़े हो जाते हैं, जबकि लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठीली हो जाती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं शारीरिक आकृति में किशोरावस्था के दौरान, यानी कि लड़कों के कंधे और सीने चौड़े हो जाते हैं। स्वर में परिवर्तन, यानी कि आवाज़ में पतलापन आ जाता है। यौनारंभ के समय लड़कों में स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है,
लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देने लग जाता है, जिसे हम एडम एप्पल या कंठमणि कहते हैं। यानी कि ये एडम एप्पल जो है ये लड़कों में स्पष्ट गले के सामने उभरा हुआ भाग दिखाई देने लग जाता है। इसी कारण किशोरावस्था में लड़कों की जो आवाज़ है वो मोटी हो जाती है, यानी कि भारी होती है, यानी कि आवाज़ कर्कश होने लग जाती है। जबकि लड़कियों में आवाज़ पतला होने का प्रमुख कारण है कि उनमें एडम एप्पल नहीं होता है। तो लड़कों में बढ़ता हुआ एडम एप्पल, देखिए एक चित्र है, इस चित्र से देखिए एडम एप्पल का डायग्राम है, यानी कि गले की जो कंठमणि है इसमें उभरा हुआ जो भाग है ये किशोरों में देखा जाता है, यानी कि लड़कों में ये उभरा हुआ भाग स्पष्ट आप देख सकते हैं। तो ये किशोरावस्था के साइन है जिसे हम एडम एप्पल या कंठमणि से संबोधित करते हैं, इसे कंठमणि या एडम एप्पल कहते हैं। जबकि लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। इसलिए दोस्तों लड़कियों में आवाज़ जो होती है वो पतली होती है। तो लड़कियों की आवाज़ पतली क्यों होती है? क्योंकि उनका स्वर यंत्र जो होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है। किनकी अपेक्षा? लड़कों की अपेक्षा। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, अतः उनकी आवाज़ पतली होती है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, अतः उनकी आवाज़ मोटी होती है। तो आप स्पष्ट समझ गए हैं कि लड़कियों की आवाज़ पतली क्यों होती है? उच्च तारत्व के कारण। जबकि लड़कों की जो आवाज़ है वो मोटी क्यों होती है? वो कम तारत्व के कारण, यानी कि एडम एप्पल की ग्रोथ के कारण। तो इस प्रकार के परिवर्तन किशोरावस्था में लड़कों में देखे जाते हैं और लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। स्वेद और तेली ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। तो दोस्तों किशोर किशोरियों में स्वेद ग्रंथियाँ हैं, पिंपल से जो आपकी कील मुहासे दिखाई देने लग जाते हैं, तो किशोर अवस्था में स्वेद और तेल ग्रंथियों द्वारा स्त्राव बढ़ जाता है, यानी कि चेहरे पर आपने देखा होगा कील मुहासे इस अवस्था में आने लग जाते हैं। तो ये किशोर किशोरियों को बताते हैं। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं, यानी कि फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। जनन अंगों का विकास, यानी कि शारीरिक या लैंगिक परिपक्वता, तो किशोर किशोरियों में यह भी देखी जाती है। यौवनारंभ में लड़कों एवं लड़कियों का जनन अंग पूरी तरह से विकसित हो जाता है। लड़कों में वृषण से शुक्राणु तथा लड़कियों में अंडाशय से अंडाणु उत्पादित होने लगते हैं। साथ ही साथ अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी किशोर अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ परिवर्तन लड़कियों में भी देखे जाते हैं और लड़कों में भी देखे जाते हैं। लड़कों में वृषण में शुक्राणु, जबकि लड़कियों में अंडाशय में अंडाणु उत्पादित होने लग जाते हैं और अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये परिवर्तन होते हैं। मानसिक और बौद्धिक और संवेगात्मक विकास, यानी कि ये भी परिपक्वता आ जाती है, यानी कि मेंचुअल्स है, बौद्धिक है और इमोशनल, यानी कि भावनात्मक और संवेदनात्मक, ये परिपक्वता भी किशोरावस्था में आती है। किशोरावस्था में व्यक्ति के सोचने के ढंग में भी परिवर्तन आ जाता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा सोचने, समझने, विचारने की काफ़ी समय लेते हैं। इस अवस्था में उनके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है। गौण लैंगिक लक्षण, यानी कि ऐसे लक्षण जो बाह्य दृष्टि से यानी कि शारीरिक रूप से हम देख सकते हैं, उसके आधार पर हम लड़कों और लड़कियों में अंतर कर सकते हैं। युवावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लग जाता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आने लग जाती है। लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों में ही बगल तथा जांघों के ऊपरी भाग तथा अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आने लग जाते हैं। इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। किशोरावस्था में हार्मोन, यानी कि किशोरावस्था के दौरान कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन भी रिलीज होते हैं और ये हार्मोन जो होते हैं ये विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं और विशेष हार्मोन विशेष अंगों पर कार्य करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं और विशेष अंग पर कार्य करते हैं। यौवनारंभ के साथ ही
वृषण यानी कि टेस्टिज पौरुष हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण प्रारंभ कर देता है। यानी कि वृषण कौन सा हार्मोन छोड़ता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन किसके लिए जिम्मेदार है? यह नर गौण लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है। अब नर गौण लैंगिक लक्षण होते क्या हैं? ऐसे लक्षण जैसे यह हार्मोन लड़कों में अनेक शारीरिक परिवर्तन का कारण जैसे दाढ़ी मूंछ का आना आदि, इन सभी लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार यौनारंभ के समय लड़कियों में अंडाशय द्वारा स्त्री हार्मोन अर्थात एस्ट्रोजन का उत्पादन किया जाता है। तो अब आपके क्लियर हो गया है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण द्वारा स्रावित होता है यानी कि नर में, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों के अंदर अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। इस हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण लड़कियों में स्तनों का विकास होता है तथा साथ ही अन्य शारीरिक परिवर्तन भी देखे जाते हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। यानी कि जितने भी ये जो हार्मोन हैं, इन हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? इन हार्मोन को कंट्रोल करने वाला एक विशेष हार्मोन होता है। और वह विशेष हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वह हमारी पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है मटर के दाने के समान, उस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यानी कि यह ग्रंथि क्या कहलाती है? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्य हार्मोन्स को कंट्रोल करती है और अन्य ग्रंथियों पर भी नियंत्रण रखती है। जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की क्या भूमिका है? यानी कि जनन प्रक्रिया में हार्मोन का क्या महत्वपूर्ण रोल है, इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों, हार्मोन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनन प्रक्रिया में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या क्या योगदान है? देखिए, हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो कुछ विशेष प्रकार के रसायन का स्त्रावण करती है। यानी कि ये ग्रंथियां क्या करती है? विशेष रसायनों को छोड़ती है, स्त्रावित करती है, जिन्हें हम सामान्य भाषा में हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा छोड़ा गया रसायन होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा छोड़ा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्त्रावित करती है। यानी कि ये ग्रंथियां क्या करती है? हार्मोन को सीधे सीधे ब्लड में छोड़ देती है, रक्त में छोड़ देती है, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाता है। यानी कि हार्मोन ब्लड से ही विशेष स्थल तक पहुंचते हैं। यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन होते हैं वो सीधे ब्लड में छोड़े जाते हैं। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यानी कि हमारे शरीर में अनेक एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्रंथि इत्यादि। इसी प्रकार पुरुषों में वृषण तथा स्त्रियों में अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह ये भी हार्मोन स्रावित करती है। तो वृषण भी एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है, यह भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है, जबकि अंडाशय जो होता है वो भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। यानी कि यह भी अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह हार्मोन रिलीज करते हैं और सीधे ब्लड में छोड़ते हैं। ऐसे हार्मोन जनन से संबंधित होते हैं, अतः लैंगिक हार्मोन कहते हैं। यानी कि लैंगिक हार्मोन जो कौन होते हैं? वृषण से छोड़े गए और अंडाशय से छोड़े गए हार्मोन। वृषण से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, उनको नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु यानी कि अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। यानी कि पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित एक हार्मोन जो होता है वह क्या करता है? अंडाशय में अंडाणु यानी कि अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु, और वृषण में क्या बनते हैं? शुक्राणु। इन दोनों के परिपक्व होने को कंट्रोल करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन। तो इस प्रकार हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा जो कार्य है वो समझा। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि स्त्री में एस्ट्रोजन स्रावित करती है, यानी कि अंडाशय एस्ट्रोजन। मानव में जनन काल की अवधि है तो युग्मक यानी कि गैमेट्स की परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। यानी कि स्त्रियों में जो स्त्रियों में अंडाणु बनने की प्रक्रिया 13-14 वर्ष से लेकर 40 से 45 साल तक की होती है, जबकि पुरुषों में आजीवन शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है।
यानी कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जनन क्षमता का प्रारंभ लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाता है और सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यानी कि स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक जनन काल होता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा एक अंडाणु का निर्मोचन होता है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है ताकि अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। इसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं का सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्त स्त्राव होता है, जिसे ऋतु स्त्राव या रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, या मानसिक चक्र भी कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं। ऋतु स्त्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, इसलिए इसको मासिक चक्र कहते हैं। पहला ऋतु स्त्राव यौनारंभ होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं, और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु के पश्चात ऋतु स्त्राव का होना रुक जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। यानी कि 45 से 50 की आयु में मासिक रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव एक अनियमित हो सकता है, जो कुछ समय के बाद नियमित हो जाता है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल हैं। यानी कि ऋतुस्राव का नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है, और जो मासिक चक्र जो होता है उसमें अंडाणु परिपक्व होना और उनका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना, ये सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है, यानी कि अंडाणु का निषेचन हो जाता है, तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। अब आगे देखिए, संतति का लिंग निर्धारण, यानी कि लड़का होगा या लड़की, ये कैसे निर्भर करेगा। तो संतति का जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के जो शुक्राणु हैं वो किस प्रकार के गुणसूत्र वाले हैं उस पर निर्भर करता है। जब अंडाणु का निषेचन होता है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का समेकन होता है, संलयन होता है, अंडाणु का निषेचन होता है, तब युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि दोनों गेमेट, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलेंगे, निषेचन होगा, तो फिर क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, यानी कि जायगोट बनेगा। अब देखिए, युग्मनज में ही जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यानी कि जो युग्मनज बना है उसी में जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा या बच्ची होगा वो वहीं से डिसाइड हो जाता है। यानी कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के उपरांत ही हो जाती है। यह संदेश निषेचित अंडाणु के गुणसूत्रों में निहित होता है। कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना उपस्थित होती है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि कोशिका के केंद्रक जो होता है उस केंद्रक में धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है, गुणसूत्र कहलाती है। और दोस्तों, ये गुणसूत्र जो होते हैं ये आनुवांशिकता की इकाई होती है। यानी कि ये ही आनुवांशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारी कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि मेल की कोशिका हो या फीमेल की कोशिका हो, जिसमें टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र रहेंगे। इस 23 जोड़ी में से क्या क्या होता है देखिए, इनमें से एक जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र तो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसे X एवं Y कहते हैं। यानी कि एक जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र तो क्या होते हैं, लिंगी गुणसूत्र होते हैं। बाकी 22 जोड़ी जो होते हैं वो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। सभी स्त्री कोशिकाओं की बात की जाए तो स्त्री कोशिकाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं, यानी कि उनमें लिंगी गुणसूत्र 2 X होते हैं, जबकि पुरुष कोशिकाओं में एक तो X होता है और एक Y होता है। ध्यान दीजिए, पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, एक X और एक Y, जबकि स्त्री में दोनों ही गुणसूत्र जो होते हैं वो X टाइप के होते हैं। यानी कि लिंगी गुणसूत्र पुरुष में XY और स्त्रियों में केवल X। स्त्रियों के अंडाणु में सदा एक ही प्रकार के यानी कि X गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष के शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो X वाला
शुक्राणु और एक Y वाला शुक्राणु। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, X वाला और Y वाला। अब देखिए यहाँ देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, ये देखिए स्त्री के पास दो अंडाणु हैं और दोनों के पास केवल एक ही गुणसूत्र है, जबकि दो तरह के शुक्राणु आ रहे हैं ऊपर से, एक तो Y वाला और X वाला। अब देखिए अगर Y वाला शुक्राणु स्त्री के X इस अंडाणु को निषेचित करता है तो बनने वाला XY पोजीशन होगी और XY क्या होगा, लड़का होगा। अब दूसरी पोजीशन देखिए आप, X गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के X गुणसूत्र वाले अंडाणु को निषेचित कर रहा है, तो इस कंडीशन में XX पोजीशन बनेगी और X से X किसको बताती है, गर्ल्स को बताती है, यानी कि होने वाला चाइल्ड क्या होगा, वो लड़की होगी। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अंडाणु में एक ही प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, केवल X प्रकार के, जबकि शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, X और Y। अगर Y वाला शुक्राणु निषेचित करेगा तो क्या होगा, लड़का होगा, और X वाला अगर निषेचित करेगा तो क्या होगा, लड़की। अतः लिंग निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण रोल है, लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल है शुक्राणुओं का, यानी कि पुरुष के X शुक्राणु या Y शुक्राणु कौन निषेचित करे, X करेगा तो लड़की, Y करेगा तो लड़का। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में दो XX गुणसूत्र बनेंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा, यानी कि होने वाला शिशु क्या होगा, लड़की होगा। यदि देखिए परंतु जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, कौन सा वाला, Y वाला, अगर Y वाला करता है तो युग्मनज में एक X गुणसूत्र तथा एक Y गुणसूत्र होगा और वह नर शिशु होगा। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, अर्थात पिता का अगर X गुणसूत्र वाला भाग ले रहा है निषेचन प्रक्रिया में तो लड़की, पिता का Y वाला भाग ले रहा है तो लड़का। अर्थात लिंग का निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र पर। पिता का X वाला भाग ले रहा है तो लड़की, होने वाला शिशु क्या होगा, लड़की, और पिता का Y वाला ले रहा है तो क्या होगा, लड़का। अर्थात बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी नहीं होती है, कौन उत्तरदायी है, पिता। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, यानी कि अन्य हार्मोन भी हैं, वृषण और अंडाशय के अलावा अतिरिक्त हमारे शरीर में अनेक अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, यानी कि बहुत सारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि होती है, एड्रेनलिन ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। तो ये कुछ ग्रंथियाँ होती है, जैसे पेनक्रियाज होती है यानी अग्नाशय, ये सब ग्रंथियाँ होती है। ये लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल नहीं करती है लेकिन हार्मोन रिलीज करती है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की स्थिति, यानी कौन सी ग्रंथियाँ किस पोजीशन में पाई जाती है। देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए, हमारे मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, गले में कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, और किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि है, एड्रेनलिन ग्रंथि, और किडनी से नीचे और हमारे आमाशय के यहाँ पे कौन सी है, अग्नाशय, और स्त्रियों के अंदर अंडाशय हैं उदर गुहा में, और जबकि पुरुषों के अंदर क्या है, वृषण है, यानी कि टेस्टिस केवल पुरुषों में होते हैं। कुछ व्यक्तियों में गला बहुत फूला हुआ और उभरा हुआ हो जाता है, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, इस अवस्था को गलगंड रोग कहते हैं, क्योंकि थायराइड जो ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में रिलीज करती है। इस रोग को हम घेंगा रोग या गोइटर रोग या गलगंड रोग भी कहते हैं। यह थायराइड ग्रंथि का रोग है, यानी कि गले वाली ग्रंथि का रोग है। इसमें जिसमें थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती, यानी कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन अगर थायराइड ग्रंथि द्वारा कम मात्रा में रिलीज हो रहा है तो कौन सा रोग हो जाएगा, गलगंड रोग हो जाएगा, यानी घेंगा रोग हो जाएगा। अतः हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, अतः हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। कुछ व्यक्ति मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जिसको शुगर की बीमारी भी कहते हैं, इससे पीड़ित हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मधुमेह क्यों होता है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन न कर पाने के कारण यह रोग हो जाता है। एड्रेनलिन ग्रंथि भी होती है जो कि किडनी के ऊपर होती है। इस ग्रंथि का स्राव रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रेनलिन ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अन्य ग्रंथियां हार्मोन द्वारा स्रावित करती है।
यानी कि पीयूष ग्रंथि क्या करती है, ये सभी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन पर कंट्रोल करने का काम करती है। इसीलिए इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी कि यह एक प्रकार की मास्टर ग्लैंड से सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है और यह वृद्धि हार्मोन का स्रवण भी करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो पीयूष ग्रंथि हमारे अग्र मस्तिष्क के स्पिनोइड हड्डी के गर्त सेला टर्सिका नामक स्थान पर स्थित होती है और यह महत्वपूर्ण हार्मोन भी रिलीज करती है, वृद्धि हार्मोन। अब देखिए कीट और मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान है, यानी कि कीट पतंग जो हैं और मेंढक का जो लाइफ साइकिल है उसमें भी हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, यानी कि उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार होता है इसको हम देखेंगे। तो रेशम कीट क्या करता है, रेशम उत्पादन करता है। इसमें देखिए सबसे पहले अंडा, अंडे से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा से बनेगा प्यूपा और प्यूपा से बनेगा वयस्क। कीटों में एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, यानी कि हार्मोन यहाँ पे भी क्या करते हैं, कायांतरण होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। यानी कुछ जीव उनके वयस्क से पूरी तरह से अलग दिखाई देते हैं तो इनमें कायांतरण होता है। अब मेंढक का जीवन चक्र किस प्रकार होता है इसको देखिए अंडा बनता है, अंडे से भी टेडपोल लार्वा बनेगा, फिर वयस्क बनेगा। यानी कि मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इस कायांतरण को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि मेंढक का पूरी तरह से कायांतरण के लिए क्या चाहिए, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर मात्रा में स्रावित होना चाहिए, नहीं तो कायांतरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और जो मेंढक है वो पूरी तरह से अपने वयस्क में नहीं बदल पाएगा, इससे उसका जीवन चक्र प्रभावित होता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में क्या चाहिए, आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकता। किशोर की पोषण आवश्यकताएं, यानी कि किशोर किशोरियों को पोषण के लिए क्या चाहिए। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है, अतः संतुलित आहार इसमें महत्वपूर्ण है, यानी कि संतुलित आहार उनको चाहिए। संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, विटामिन होना चाहिए और खनिज लवण होने चाहिए। यानी कि किशोर किशोरियों को प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और ये सारे पोषक तत्व उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। हमें नियमित रूप से रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, फल का सेवन करना चाहिए। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, अतः दूध का सेवन भी करना चाहिए। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिनकी उन्हें ज़रूरत है, अतः माँ का दूध शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक है। लोह तत्व शरीर में रुधिर निर्माण करते हैं, यानी कि आयरन से युक्त वस्तुएं भी, आयरन से युक्त खाद्य पदार्थ भी हमें लेने चाहिए क्योंकि ये हमारे रक्त के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रक्त का निर्माण करते हैं। लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ यानी कि लोह युक्त वस्तुएं क्या क्या लेनी चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ है, मांस है, संतरा है, आंवला है इत्यादि। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि स्वयं अपने स्तर पर कैसे साफ सुथरे रहें। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। किशोरों के लिए यह और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लग जाती है, शरीर जो है बदबू देने लग जाता है, अतः उन्हें प्रतिदिन दिन में एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। और हमारे जो गुप्तांग वगैरह जो हैं, कांक वगैरह हैं, यानी कि उन जगहों को भी प्रॉपर मात्रा में अच्छे से धोना चाहिए। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी कि रोजाना साफ सफाई होनी चाहिए शरीर की। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। और ऋतुस्राव के समय साफ सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम यानी किशोर किशोरियों के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है।
ताज़ी हवा में टहलना चाहिए एवं व्यायाम करना चाहिए, शरीर के लिए फायदेमंद है। अतः सभी व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार टहलना और व्यायाम करना और खेलना चाहिए। भ्रांतियाँ और असत्य अवधारणाएं, यानी कि कौन सी चीज़ें गलत हैं या भ्रांतियाँ हैं। देखिए हमारे समाज में कुछ भ्रांतियाँ और असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं। वो कौन कौन सी है? वो हैं ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वो गर्भवती हो जाती है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से गलत है और भ्रांति है। किसी लड़की को देखने से वो गर्भवती नहीं होती है, तो ये भ्रांतियाँ हैं, यानी कि ये मिथ्या है, यानी कि असत्य अवधारणा है। संतान के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। तो दोस्तों पूरे पाठ में मैंने आपको बताया संतान के लिंग निर्धारण के लिए माँ नहीं उसका पिता जिम्मेदार है। पिता का वाई गुणसूत्र अगर भाग लेगा निषेचन में तो लड़का होगा और एक से लेगा तो लड़की होगी। तीसरी अवधारणा क्या है, भ्रांति क्या है? ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है, यानी कि किस ऋतुस्राव में मासिक रजोधर्म काल में लड़की रसोई घर में काम नहीं कर सकती। तो ये सारी बातें क्या है, भ्रांतियाँ हैं, गलत अवधारणाएं। अगला है नशीली दवाओं या ड्रग्स का निषेध करें, यानी किशोर किशोरियों को नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशीली दवा ड्रग्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, यानी कि ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर के सलाह के बिना किसी भी प्रकार के नशीली दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अतः हमें भ्रमित होकर नशीली दवा नहीं लेनी चाहिए।